वेलकम स्टूडेंट्स। यह वीडियो बीए सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री का लेक्चर है मिडेवल हिस्ट्री और टॉपिक का नाम है तुर्कों का भारत आगमन व मोहम्मद गजनवी व मोहम्मद गौरी का आक्रमण। पहली स्टेटमेंट है, तुर्क आक्रमण से पहले भारत यानी उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट शासकों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। तीनों शासकों की शक्तियां कमजोर हुई। प्रतिहार वंश के स्थान पर राजपूत वंश का उदय हुआ। तुर्क आक्रमण के समय अधिकांश उत्तर भारत पर राजपूत वंश का शासन था। 8वीं सदी व 11वीं सदी तक भारत में राजनीतिक अस्थिरता अनस्टेबिलिटी के कारण तुर्कों व अरबों का आक्रमण भारत में सफल हुआ। 8वीं शताब्दी में अरबों ने सिंध व मुल्तान को जीत लिया। सामाजिक स्थिति, तुर्कों के आक्रमण से पहले उत्तर भारत वर्ण व्यवस्था में जैसे विभाजित था, बटा हुआ था, प्रचलित थी। अस्पृश्यता जैसी कुरीतियां समाज में को विभाजित कर रही थी। सामूहिक भाईचारे का अभाव था। धार्मिक स्थिति, शंकराचार्य के प्रयासों से पौराणिक हिंदू धर्म का उत्थान हुआ। मूर्ति पूजा, व्रत, कर्मकांड जैसी प्रथाएं प्रचलित थी। बौद्ध धर्म पतन की ओर अग्रसर था। महमूद गजनवी, 7वीं सदी में पर्शिया में सैसनेड एम्पायर रूल करता था, जो जोराष्ट्रियन नेशनलिस्ट डायनेस्टी का एक हिस्सा था। उस समय यूरोप में बेजेंटीन एम्पायर का साम्राज्य था। 602 ईस्वी से लेकर 628 ईस्वी के मध्य वॉर हुआ सैसनेड एम्पायर और बेजेंटीन एम्पायर के बीच, और इन वॉर की वजह से पावर वैक्यूम आ गया पूरे एरिया में और इससे इकोनॉमिक गतिविधियां वहाँ की प्रभावित हुई। प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का के कुरैश कबीले में हुआ। प्रॉफिट मोहम्मद ने एंजल गैब्रियल को देखा, जिससे उनके दिमाग में एक तर्क आया कि भगवान एक ही है, और उन्होंने भगवान को अल्लाह नाम दिया। 622 ईस्वी में प्रॉफिट मोहम्मद मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं और इसी यात्रा को हिजरी कैलेंडर इस्लाम में कहा जाता है। प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात खलीफा पद बनाया गया। खलीफा पद धारण करने वाला व्यक्ति इस्लाम में धार्मिक व राजनीतिक अध्यक्ष या प्रेसिडेंट होता था, यानी जो सबसे ऊपर पद यही होता था। इतिहास की किताबों में हमें मुख्य 4 कैलिफेट के बारे में चर्चा मिलती है और उनके शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है और कहाँ उनका हेडक्वार्टर था। पहली है रशीदियन कैलिफेट, जो 632 ईस्वी से 661 ईस्वी तक रही। मक्का मदीना में इसका हेडक्वार्टर था। फिर आई उमाइद कैलिफेट, 661 ईस्वी से 750 ईस्वी तक दमस्कस में इसका हेडक्वार्टर था। फिर अब्बासिद कैलिफेट, 750 ईस्वी से 1251 तक बगदाद में इसका हेडक्वार्टर था। फिर ओटोमन कैलिफेट, 517 ईस्वी से 1924 तक इसका टाइम पीरियड रहा और इस्तांबुल में इसका हेडक्वार्टर था। अब्बासिद कैलिफेट इस्लाम का स्वर्ण युग कहलाता है। बाद में मंगोल राजाओं ने बगदाद को तबाह कर दिया, यानी डिस्ट्रॉय कर दिया था बगदाद को, जो अब्बासिद कैलिफेट का जो हेडक्वार्टर था, राजधानी थी उनको। उमाइद कैलिफेट भारत पर आक्रमण करने के लिए 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को भेजती है। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में दाहिर को हरा देता है, जो सिंध का राजा था दाहिर उसको। इस समय भारत में राजनीतिक अनस्टेबिलिटी थी। टर्किश नोबल अलफ्तगिन 1962 ईस्वी में अफगानिस्तान में गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है। फिर बाद में सुबुतगिन ने 1977 से 1998 ईस्वी तक गजनी पर शासन किया। फिर 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने 1998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक गजनवी का शासक बना। 1008 से 1009 ईस्वी के मध्य युद्ध हुआ, वाय हिंद का युद्ध, जिसमें एक तरफ महमूद गजनवी था और एक तरफ आनंदपाल व खोखरा व प्लस मुल्तान शासक। इसमें महमूद गजनवी की विजय हुई। 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज व मथुरा के मंदिरों पर आक्रमण किया और वहां से उसकी मंदिरों की संपत्ति लूटी। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को तबाह कर दिया और मंदिर की सारी संपत्ति लूट ली। इससे राजपूत राजाओं को शोक व आश्चर्य पैदा हो गया। राजपूत राजाओं में सोमनाथ मंदिर लूटकर महमूद गजनवी जब वापस गजनी जा रहा था, तो रास्ते में सिंध के जाटों ने महमूद गजनवी का विरोध किया। इस कारण से उत्तर भारत की राजनीति में अनस्टेबिलिटी अस्थिरता पैदा हो गई थी। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई और अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में लिखा, फायर एंड स्वॉर्ड्स हैवक एंड डिस्ट्रैक्शन मार्क्ड हिज कोर्स एवरीवेयर, यानी आग और तलवार के कहर और विनाश में को हर जगह उसके पाठ्यक्रम को चिन्हित किया है। महमूद गजनवी के आक्रमणों का प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव। महमूद गजनवी के आक्रमणों ने भारत
की राजनीति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। भारत ने मुस्लिम राज्य को स्थापित करने के रूप में महमूद गजनवी को अग्रदूत के रूप में उन्होंने कार्य किया। महमूद गजनवी आक्रमण करके भारत की संपत्ति लूट ले गया। इससे भारत आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से कमज़ोर हो गया। भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव, शासकों की आपसी दुश्मनियाँ, प्रतिद्वंद्विता के कारण महमूद गजनवी ने अपने मिशन में सफल हो पाया। आर्थिक प्रभाव, महमूद गजनवी भारत के मंदिरों पर आक्रमण करके उनकी सारी संपत्ति, सोना चांदी, जेवर लूट ले गया। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीकात-ए-हिंद में लिखा कि बौद्धिक स्तर पर हिंदू व इस्लाम संस्कृति के बीच संपर्क बनाया। अलबरूनी ने मोहम्मद गोरी या शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, दोनों एक ही बात है। मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गोमल पास से एंटर करके मुल्तान व उच्च को एनेक्स कर लिया। 1178 ईस्वी में गुजरात के राजा भीमा सेकंड या मूलराज सेकंड ने मोहम्मद गोरी को हराया। 1186 ईस्वी में खैबर पास से एंटर करके मोहम्मद गोरी ने पंजाब को एनेक्स कर लिया। 1190 ईस्वी में लाहौर, पेशावर, सियालकोट को गोरी द्वारा एनेक्स किया गया। पहली तराइन की लड़ाई हुई 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और मोहम्मद गोरी की हार हुई। दूसरी तराइन की लड़ाई हुई 1192 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गोरी की विजय हुई। इन युद्धों के बाद मोहम्मद गोरी ने आसी, सिरसा, समाना, अजमेर के किलों पर कब्जा कर लिया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को एक कॉन्स्पिरेसी का चार्ज में मरवा दिया गया। दिल्ली और पूर्वी राज्यों के क्षेत्र तुर्कों के कंट्रोल में आ गए। मोहम्मद गोरी भारत का साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस चला गया। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी फिर वापस आया। उसने चंदावर का युद्ध लड़ा, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई और जयचंद की हार हुई। मोहम्मद गोरी गुरिद अंपायर का हेड था और जयचंद गढ़वाल साम्राज्य का। और जो चंदावर जगह है वर्तमान में आज जो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है। मोहम्मद गोरी बनारस की ओर बढ़ा और उसने बनारस के मंदिरों को तबाह कर दिया और उनकी संपत्ति, सोना चांदी वहाँ से लूट लिया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गोरी का गुलाम था, उसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत से सोना चांदी और संपत्ति लूट ले गया। दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य तैमूर के आक्रमण के आगे फीका पड़ गया। मोहम्मद गोरी ने ग्वालियर और बयाना का किला भी एनेक्स कर रखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा महोबा, कालिंजर, खुजराहो को चंदेल राजाओं से एनेक्स कर लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक और भीमा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की जीत हुई, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक गुजरात को अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल नहीं हो पाया। बख्तियार खिलजी, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, उसने बनारस के पूर्वी क्षेत्र का साम्राज्य उसे दिया गया। बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जला दिया गया। ऐसा बताया जाता है कि विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में रखी सारी पुस्तकें जल गई और आग कई महीनों तक दहकती रही। बख्तियार खिलजी द्वारा बुद्ध के अनुयायियों, बुद्धिस्ट मोंक का भी मरवा दिया बख्तियार खिलजी ने, बुद्ध के अनुयायियों को भी। बख्तियार खिलजी बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन पर आक्रमण कर देता है और वहाँ बंगाल में वह लखनौती व नवद्वीप पर बख्तियार खिलजी कब्जा कर लेता है। लक्ष्मण सेन वहाँ से शिफ्ट करके सोनार गांव, जो वर्तमान आज बांग्लादेश में है, वहाँ जाके वहाँ रहने लगता है। फिर बाद में बख्तियार खिलजी कामरूप के माग रूरल पर भी अटैक कर देता है, लेकिन वहाँ से उसे असफलता मिली। कामरूप के माग रूरल स्कोच्ड अर्थ पॉलिसी का प्रयोग करते हैं और बख्तियार खिलजी को वहाँ से हरा देते हैं। मोहम्मद गोरी ने भारतीय आक्रमण के विभिन्न परिणाम क्या रहे। भारत पर आक्रमण करने के बाद राजनीतिक परिणाम, आक्रमण के परिणाम स्वरूप अलग अलग राज्यों की स्थापना हुई। इस आक्रमण में राजपूत शासकों का अंत हुआ और तुर्क साम्राज्य की स्थापना हुई। तुर्क शासकों ने कुछ नई परंपराएं, कुछ राजनीतिक संस्थाएं भारत में विकसित की, जिससे भारत की राजनीति में बदलाव आया। आर्थिक परिणाम, तुर्कों ने उत्तर भारत में नगरों को पुनरुत्थान, व्यापार में बढ़ोतरी, विकास, हस्तशिल्प का उत्पादन, मुद्रा प्रणाली का प्रचलन करके आर्थिक जीवन को नया रूप दिया। प्रशासनिक परिणाम, तुर्कों के शासन में केंद्रीय प्रशासन प्रणाली का विकास हुआ। राजपूत शासक प्रणाली विकेंद्रीकृत
प्रणाली का अंत हुआ। भू राजस्व की प्राप्ति, आर्थिक साधन अब प्रत्यक्ष रूप से शासन के पास पहुंचने लगे। प्रौद्योगिकी परिणाम, तुर्कों ने कागज उत्पादन, कृषि, हस्तशिल्प, सैनिक सामग्री उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया। सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम, भारत में जाति प्रथा प्रचलित थी। भारत की निम्न जाति के लोग इस्लाम। सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम, भारत में जाति प्रथा प्रचलित थी उस समय। भारत में निम्न जाति के लोग इस्लाम को में कन्वर्ट हो रहे थे। तुर्क शासकों द्वारा भारत की क्षेत्रीय भाषा का विकास में योगदान दिया गया। इसके अलावा उन्होंने भारत में एक नई सत्यापत शैली का विकास में योगदान दिया, जिससे भारत का सांस्कृतिक जीवन और भी संपन्न हुआ। सत्यापत शैली का विकास किया सल्तनत पीरियड के टाइम और यहाँ मोहम्मद गौरी ने भी सत्यापत शैली का विकास किया मोहम्मद गौरी द्वारा। भारत में तुर्कों की सफलता के महत्वपूर्ण कारण, पहला कारण है तुर्कों की सफलता का कारण उनके बहादुर सैनिक थे। तुर्क सैनिक घुड़सवारी में प्रबल थे। आरसी स्मेल के अनुसार, आरसी स्मेल ने लिखा, गतिशीलता के बाद तुर्कों की सामरिक वालों की दूसरी विशेषता उनकी धनुर्विद्या थी। तुर्क सैनिक धनुर्विद्या में इतने दक्ष होते थे कि वह दौड़ते हुए घोड़े की काठी पर बैठकर धनुष का प्रयोग करते थे और उन्हें भारतीयों की भारी भरकम और मंद गति से चलने वाली सेनाओं की तुलना में अधिक लाभ रहता था। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है भारत की सामाजिक प्रणाली व जातिवाद प्रणाली के कारण तुर्क अपने मिशन में सफल हो पाए। जाति प्रथा ने भारतीय समाज को कमजोर कर रखा था। तीसरी महत्वपूर्ण कारण है भारतीय शासकों ने केंद्रीय सत्ता का अभाव था, केंद्रीय एकता का अभाव था। तुर्कों की सफलता का यह महत्वपूर्ण कारण बना। भारतीय राजाओं में आपसी कन्फ्लिक्ट और दुश्मनी यानी प्रतिद्वंद्विता के कारण तुर्क भारतीय राजाओं को हराने में सफल हो पाए। चौथा महत्वपूर्ण कारण है युद्धों में सेना नायकों के व्यक्तिगत का भी बहुत प्रभाव पड़ा। गौरी, गजनवी, ऐबक महान सेना नायक थे, उन्हें युद्ध लड़ने का एक्सपीरियंस था। भारतीय सेना नायकों से तुर्क सेना नायक श्रेष्ठ होना भी तुर्कों की सफलता का कारण बना। पांचवा महत्वपूर्ण कारण है सन 1986 ईस्वी में जयपाल ने सुबुक्तगीन के राज्य पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध कुछ दिनों तक चला, लेकिन निर्णय पर यह युद्ध नहीं पहुंचा, डिसीजन पर। और कुछ दिन बाद भीषण हिमपात हुआ, जिससे जयपाल के अनेक सैनिक ठंड के कारण मारे गए। जयपाल को मजबूर होकर सुबुक्तगीन के साथ अतार्किक संधि साइन करनी पड़ी। तुर्कों की विजय के विभिन्न प्रभाव, पहला प्रभाव है दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय प्रशासन प्रणाली उनके शासन की अच्छी व्यवस्था मानी जाती है। तुर्क साम्राज्यवादी शासन करने का मूल सिद्धांत जानते थे। सर जादूनाथ सरकार के अनुसार भारतवर्ष तथा सीमोत्तर एशियाई विश्व के बीच आदि बौद्धकालीन युग में जो घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ है वह उस समय टूट चुका था, जब लगभग 8वीं शताब्दी ईस्वी में भारतीय समाज का पुनर्गठन हुआ और समाज में निर्मित एक सुदृढ़ भवन की भांति कठोर हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव है उत्तरी भारत पर तुर्कों की विजय का महत्वपूर्ण पहलू वह था जिसमें प्रोफेसर हबीब नगरीय क्रांति कहते हैं, जिसे तुर्क सुल्तानों की मुख्य शक्ति उनके नगरों में समाहित थी। थर्ड स्टेटमेंट है भारतीय सैनिक तुर्क सैनिकों से अधिक, भारतीय सैनिक की अपेक्षा तो जो तुर्क सैनिक थे वो अधिक कुशल, प्रशिक्षित व शक्तिशाली थे। तुर्क सेना मंगोल के आक्रमण को भारत पर रोकने में कामयाब हुई, सफल हुई, यानी मंगोल के आक्रमण नहीं हो पाए तुर्की सेना के कारण भारत में। वैदिक कर संबंधी नियम, मुद्रा ने व्यापार क्षेत्र को बढ़ा दिया। पांचवी स्टेटमेंट है तुर्कों की विजय का प्रभाव प्रशासकीय भाषा पर पड़ा। उच्च वर्गीय प्रशासन में फारसी भाषा के प्रचलन से प्रशासकीय भाषा में एकरूपता आई। अमीर खुसरो ने लिखा, किंतु भारतवर्ष में दर फारसी बोली सिंधु नदी के तट से समुद्र तक एक समान है। इतनी महान भाषा हमारी बोलचाल का माध्यम है और हमारी यह फारसी भाषा मूल फारसी भाषा है। प्रत्येक 100 कोस पर भारतीय बोलियां बदल जाती हैं, यानी 100 कोस पर बदले बोली और 2 कोस पे पानी, ये भारत के बारे में कहावत है। किंतु लगभग 4000 फर्गस क्षेत्र में फारसी भाषा वही है। वह फारसी भाषा है जिसमें शब्दों का उच्चारण उनके वर्ण विन्यास में समोचित है।
जब मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने राय बीर पांडे के राज्य पर आक्रमण कर दिया तो मुसलमान सैनिकों ने उसकी सेवा में थे और वे आक्रमणकारियों से लड़े, किंतु जब राय ने भाग जाने का निश्चय किया तो मुसलमान सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर मुसलमान जो सैनिक थे राय के साथ उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा। स्टूडेंट्स, दैट्स इट्स फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।